नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम समझेंगे कि बैंक अपने आमदनी को किस प्रकार से पहचान करता है, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि असेट का क्लासिफिकेशन, जो संपत्ति है बैंक की, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। उसके अलावा प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है बैंक के। प्रोविजनिंग नॉर्म्स का मतलब होता है अपने इनकम का कुछ भाग अलग जमा करके रख लेना कि बुरे समय में उस इनकम को यूटिलाइज किया जा सके। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बैंक ने जितने भी खाताधारक को ऋण दिया है सभी ऋण वापस आ जाए और समय से वापस आ जाए, लेकिन बैंक ने कस्टमर से जो पैसे लिए हैं बचत खाता, करंट खाता के रूप में, उस पैसे को कस्टमर जब भी डिमांड करेगा बैंक को रिटर्न करना पड़ता है। तो बैंक समय से पैसे रिटर्न कर पाए, बैंक समय से पैसे चुका पाए, इसके लिए प्रोविजनिंग की जाती है कि बैंक के पास सफिशिएंट पैसा रहेगा तभी अपने खाताधारक को समय से बैंक पैसे दे पाएगा। अब हम देखते हैं कि इनकम को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, उसको कैसे पहचाना जाता है। तो परफॉर्मिंग असेट में मतलब कि वैसे असेट जहां की बैंक को समय से पैसे मिल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कस्टमर बैंक को पैसे वापस कर रहा है, तो उस वैसे असेट में अक्रूवल बेसिस पर इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब हो गया कि खाता में इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो जितना भी इंटरेस्ट लगा उस सब को बैंक इनकम मान लेगा, चाहे पैसे बैंक को मिले या ना मिले। वहीं नॉन परफॉर्मिंग असेट में कैश बेसिस पर इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैश बेसिस का मतलब यह हो गया कि अगर इनकम लगा है, बैंक को पैसे अगर मिल गए तभी उसको इनकम माना जाएगा, अन्यथा इनकम नहीं माना जाएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट में। अब यहाँ हम समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है। नॉन परफॉर्मिंग असेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ओवरड्यू। ओवरड्यू पोजीशन क्या है। मान लीजिए कि किसी अकाउंट में 1 जनवरी 2023 को पैसे कस्टमर को जमा करने थे, लेकिन कस्टमर ने 1 जनवरी 2023 को उस अकाउंट में, अपने ऋण खाते में कस्टमर ने पैसे जमा नहीं किए। अब जिस दिन खाता में पैसा जमा करना था कस्टमर ने जमा नहीं किया, तो वैसी स्थिति को हम बोलते हैं ओवरड्यू। और अगर यही ओवरड्यू पोजीशन 90 दिन तक बना रहेगा तो अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। मतलब कि इनकम बैंक को आना बंद हो गया। इस टेबल से हम इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं यह भी समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए टर्म लोन है, टर्म लोन में इंटरेस्ट जो लगा 340 रुपया, कैश क्रेडिट में 1500 रुपया लगा, बिल परचेज एंड डिस्काउंट में 300 रुपया लगा, इसमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया 160 रुपया, यहाँ पर इतना 1240 रुपया इंटरेस्ट रिसीव हो गया, बिल परचेज डिस्काउंट में 300 रुपया इंटरेस्ट आ गया। वहीं नॉन परफॉर्मिंग असेट है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट में टर्म लोन में इंटरेस्ट लगा 1500 और रिसीव हुआ 10 रुपया, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में 300 लगा, 48 रुपया बैंक को मिला, बिल परचेज एंड डिस्काउंट में इंटरेस्ट अर्न हुआ 200 रुपया, लेकिन 40 रुपया बैंक को मिला। अब हम लोग इसको बाइफर्केट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन परफॉर्मिंग असेट में कितना हो गया। टर्म लोन में टोटल इनकम मिला 350 रुपया, तो इंटरेस्ट अर्न 350 रुपया परफॉर्मिंग में, नॉन परफॉर्मिंग में 10 रुपया इंटरेस्ट मिला था, तो दोनों को मिला दें तो 350 रुपया ये बैंक का इनकम हुआ। उसी तरह से सभी अकाउंट में परफॉर्मिंग असेट में जितना इनकम लगा और नॉन परफॉर्मिंग में जितना इनकम रिसीव हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा, जितना इंटरेस्ट बुक
किया हुआ अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन बिल परचेज एंड डिस्काउंट में 340 रुपया आ गया। तो टोटल करेंगे तो 2238 रुपया टोटल इनकम बैंक को मिला पूरे अकाउंट के ऊपर में। यहाँ असेट क्लासिफिकेशन है। असेट क्लासिफिकेशन में आप देखिए परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को फिर क्लासिफाई करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट में। परफॉर्मिंग एसेट जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है और 12 महीने तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट में अगर स्थिति बनी रहती है तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। 12 महीने के बाद सब स्टैंडर्ड एसेट को क्लासिफाई कर दिया जाता है डाउटफुल एसेट में, और यह डाउटफुल एसेट बना रहता है अनलेस अनटिल कोई इंटरनल ऑडिटर या आरबीआई ऑडिटर उस अकाउंट को लॉस एसेट में ना कन्वर्ट कर दें, या जो एसेट वैल्यू है वो लेस देन 10% हो जाए या 0 हो जाए तो अकाउंट लॉस एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। डाउटफुल एसेट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, DB1, DB2, DB3 में। अप टू 1 ईयर तक DB1 में क्लासिफाई करते हैं। DB2 मतलब कि 1 साल से ऊपर और 3 साल तक DB2 में क्लासिफाई किया जाता है अकाउंट को, और 3 साल से ऊपर का अकाउंट है तो DB3 में क्लासिफाई करते हैं। प्रोविजनिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड एडवांस अकाउंट में देखिए फार्म क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में 0.25%, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में 1%, एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर में 0.75%, हाउसिंग लोन एट टीजर रेट 2%, उसके अलावा जितने भी अलग लोन है उसमें 0.40% प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में सिक्योर्ड एक्सपोजर है तो 15%, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 20%, बाकी दूसरे अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो 25% का प्रोविजनिंग सब स्टैंडर्ड एडवांस में किया आता है। तो डाउटफुल एडवांस अनसिक्योर्ड पोर्शन में 100%, सिक्योर्ड पोर्शन में अप टू 1 ईयर तक 25%, 1 साल से 3 साल के बीच में है तो 40%, और 3 साल से ज़्यादा का समय है तो 100% प्रोविजनिंग नॉर्म्स होती है। प्रोजेक्ट लोन में प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट का डेट अगर 2 साल के अंदर में है, जो प्रेस्क्राइब्ड डेट है उससे, तो वहाँ पर 0.40% प्रोविजनिंग नॉर्म्स है जब तक कि प्रोजेक्ट शुरू ना हो जाए। उसके बियॉन्ड है, अगर उससे ज़्यादा का समय है तो वैसी स्थिति में 2 साल के बाद और 3 साल फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, तो वैसी स्थिति में 5% फ्रॉम डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टिल द DCCO, या फिर पुनर्गठन की तारीख से 2 साल जो भी बाद में हो, ये हमारा प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। रीस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड अकाउंट में 5%। रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट वैसे अकाउंट को बोलते हैं जहां की रीपेमेंट पीरियड या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर में या फिर जो नेचर या क्वांटम ऑफ लोन है उसमें कोई बदलाव किया गया है, और लॉस एसेट में तो 100% प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी हमें समझना होगा। यहाँ पर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म्स वहाँ फॉलो किया जाता है जहाँ की डायरेक्टर अगर विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में उनका नाम होता है, किसी कंपनी के डायरेक्टर का नाम विलफुल कैटेगरी लिस्ट में अगर आ जाता है तो वहाँ पर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म्स में स्टैंडर्ड कैटेगरी में 5% एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया जाता है, और दूसरे जो एडवांस है उसमें यहाँ पर टेबल जो दिया हुआ है उसके अनुसार से प्रोविजनिंग नॉर्म्स होगा। तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अप टू 6 मंथ तक 15% रेगुलर प्रोविजनिंग है। एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग में कोई चेंज नहीं है। 6 महीना से 1 साल तक 25% एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग। सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 6 महीना तक 25%, 6 महीना से 1 साल है तो 40%। डाउटफुल 1 कैटेगरी में
40% सिक्योर पोर्शन पे और अनसिक्योर पोर्शन पे 100% प्रोविजनिंग है। डाउटफुल 2 और 3 में 100% प्रोविजनिंग नॉर्म्स होती है एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट है, यहाँ पर सिक्योरिटी वैल्यू 25 लाख है जबकि आउटस्टैंडिंग 30 लाख है। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 15 लाख है। डाउटफुल में देखिए 1 साल तक 10 लाख तक, डाउटफुल मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर 5 लाख आउटस्टैंडिंग है। थर्ड कैटेगरी में जहाँ की कोई सिक्योरिटी नहीं है 3 लाख आउटस्टैंडिंग है। अब प्रोविजनिंग नॉर्म्स आपको मालूम है, यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रोविजनिंग रेट हम यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, और प्रोविजनिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट को प्रोविजनिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोविजनिंग अमाउंट आ जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ टोटल प्रोविजनिंग अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देन वैसे अकाउंट जहाँ की ECGC, DICGC या CGTMSE कवर है तो उसके लिए प्रोविजनिंग कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से किया आता है। इसके लिए सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। सिक्योरिटी वैल्यू जो है उसको माइनस करके आउटस्टैंडिंग वैल्यू निकालेंगे, फिर जितना भी कवरेज है उस कवरेज को भी डिडक्ट करेंगे और अनसिक्योर्ड पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई पैकिंग क्रेडिट है जो कि 90 लाख का है, उसके अगेंस्ट में 22,50,000 का सिक्योरिटी कवरेज है और ECGC कवरेज 50% है। बाकी जो दूसरे एडवांस है इस टेबल में दिए हैं। सो स्टैंडर्ड एडवांस 4500 लाख, सब स्टैंडर्ड 3300 लाख, डाउटफुल में ये सभी एक्सपोजर है। अब हमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स अगर कैलकुलेट करना है तो कुछ इस तरह से प्रोविजनिंग नॉर्म्स कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोविज़न कैलकुलेट किया जाएगा। सो टोटल आउटस्टैंडिंग पैकिंग क्रेडिट का 90 लाख है, उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू 22,50,000 का है, यह सिक्योरिटी वैल्यू है। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया 67.50 लाख। इसमें से 50% कवरेज ECGC का है, तो 50% कवरेज ECGC का हो गया आपका 33.75 लाख। सो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस कितना रह गया 33.75 लाख। सो अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100% प्रोविजनिंग है, मतलब कि 33.75 लाख हो गया, और सिक्योर पोर्शन के लिए 100% प्रोविजनिंग होगा क्योंकि ये 3 साल से ज़्यादा का पुराना एडवांस है। तो सिक्योर पोर्शन हो गया 22.50 लाख। तो ये हमारा टोटल प्रोविज़न हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोविज़न हमारा आ जाएगा। और बाकी जो अदर एडवांस है उसमें भी प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजनिंग परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस आउटस्टैंडिंग से तो हमारा टोटल प्रोविजनिंग अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कैलकुलेट किया हुआ है। सो हमने इस वीडियो में देखा कि बैंक अपने इनकम को किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैश बेसिस से इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहीं परफॉर्मिंग एसेट में अक्रूवल बेसिस पर इनकम रिकॉग्नाइज किया जाता है। सब स्टैंडर्ड वैसे अकाउंट को बोला जाता है जो कि 12 महीना या उससे कम समय तक NPA रहते हों। डाउटफुल कैटेगरी के अकाउंट का मतलब है कि वैसे अकाउंट जो कि 12 महीने से ज़्यादा समय तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, और लॉस अकाउंट का मतलब है कि 3 साल से ज़्यादा अगर अकाउंट NPA कैटेगरी में है तो उसको लॉस एसेट मान लिया जाता है। इस वीडियो में हमने IRAC नॉर्म्स के बारे में चर्चा किया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।